ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अपनी पहली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद किस तरह वहाँ के हुक्मरान बने। 1970 में जब इन्होंने बगावत की अपनी हुकूमत जो वहाँ पर फौजी हुक्मरान थे उनके खिलाफ, उसके बाद अवाम ने इनका साथ दिया और ये सरबराह बन गए शाम यानी कि सीरिया के। उसके बाद कुछ अरसा कुछ साल तक इन्होंने अवाम को खुश रखा। उसके बाद जिस तरह का जुल्म इन्होंने शुरू कर दिया अपनी अवाम के खिलाफ, ये मैं आप लोगों को अपने पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ। और बशार अल असद जो कि बिल्कुल भी नहीं था ये बंदा चाहता कि मैं शाम का सरबराह बनूं, ना ही इसका बाप हाफिज अल असद चाहता था कि ये बंदा शाम का सरबराह बने, बल्कि बशार अल असद का भाई जो 1994 में दमिश्क में कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका था, इसके वालिद भी यही चाहते थे कि ये मेरा बेटा मेरे बाद मेरा गद्दी नशीन बने, क्योंकि गद्दी नशीन बनाना है। एक बाप मर गया बेटे ने बनना है, बेटा मर गया पोते ने बनना है। अवाम की तो मर्जी इसमें शामिल ही नहीं है। अवाम क्या चाहती है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद नाज़रीन 2000 में जब हाफिज अल असद है जो उनसे इनकी डेथ हो जाती है, इसके बाद हुक्मरानी संभाल लेते हैं बशार अल असद। तो जब ये हुक्मरानी संभालते हैं तो फिर वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो कुछ अरसे तक होता है इस तरह का कि अवाम खुशहाल, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, मीशत अच्छी जा रही है, लोग खुश हैं, राजी हैं, अपनी हुकूमत से राजी हैं। लेकिन फिर वो जो सा जरासीम था कन्वर्ट हुआ पड़ा था, उसने अपना असर दिखाना था, वो एक्टिव हो गया। जब वो एक्टिव हुआ तो फिर जनाब ये सारी चीजें शुरू हो गई। देखें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को शाम यानी कि सीरिया के बारे में बताता हूँ। आप लोग ये, मैंने अपने पहली वीडियो में भी आप लोगों को नक्शा दिखाया था, तो ये जो आप लोग नक्शा देख रहे हैं ना, इसमें कुछ सीरिया यानी कि शाम की हिस्ट्री और इसका जो मैप है, जो नक्शा है, वो कुछ इस तरह का है कि आज तक शाम में अमन रह ही नहीं सका। वहां पर बगावतें पे बगावतें होती रही हैं, या आप लोग इसके बारे में कह लें कि इसराइल को कह लें या किसी भी मुल्क को कह लें, आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का होता रहा है जिससे आप लोग ये कह सकते हैं कि जो शाम यानी कि सीरिया की अवाम है वो खुश रह ही नहीं सकती। वो हमेशा किसी ना किसी मसले मसाइल में रही है और बगावतें एक नहीं कई बार हुई हैं। ये जो बगावत का मैंने जिक्र किया था कि जो 27 नवंबर से शुरू हुई और 8 दिसंबर तक खत्म होगी, ये शाम की तारीख की इस तरह की बगावत थी जिसने 11 दिन के अंदर अंदर इतना जोर पकड़ा। और मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को यह भी बताया कि जब जो स्टेक होल्डर थे शाम के, यूरोप के कई ममालिक थे, अमेरिका था, रशिया था, ईरान था, तुर्की था, तो इनमें से जब रशिया ने, ईरान ने अपना हाथ खींचा इस शाम पर से, अमेरिका तो वैसे ही जब इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही थी, अमेरिका वैसे अपना हाथ खींच चुका था। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि आपके मुल्क के कुछ मुल्क स्टेक होल्डर होते हैं, और एक ये चीज होती है कि आपके मुल्क की हुकूमत के कुछ स्टेक होल्डर होते हैं। तो इन दोनों में फर्क होता है। अब जो आपका मुल्क चलाना चाहते हैं वो उनका नजरिया कुछ और होता है, जो आपके मुल्क की हुकूमत को चलाना चाहते हैं उनका नजरिया कुछ और होता है। तो इसी तरह जो अमेरिका स्टेक होल्डर था शाम का, वो मुल्क शाम का यानी कि सीरिया का स्टेक होल्डर था, वो वहां की हुकूमत का स्टेक होल्डर बिल्कुल भी नहीं था। ईरान था, तुर्की और रशिया था। और अरब ममालिक के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जब 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल के साथ जंग छेड़ी जिसमें इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद कई अरब मुल्क हैं उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था शाम में से। तो फिर नाज़रीन, जब मेन चीज, क्योंकि बशार अल असद का तल्लक था वो शिया फिरके के साथ था, और जो शाम की आबादी या शाम के लोग हैं उनका जो फिरका है वो अहले सुन्नत है। तो इसलिए जो ईरान इराक है वो बशार अल असद की फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, बशार अल असद की हुकूमत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। लेकिन इसको अपना हाथ खींचना पड़ा। क्यों खींचना पड़ा, इंशाल्लाह ताला मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद कोई चांस रह नहीं गया बशार अल असद के पास। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें कि आज से 2 रोज पहले आप लोगों को मुख्तलिफ न्यूज चैनल या यूट्यूब चैनल के ऊपर एक न्यूज सुनने के लिए मिल रही होगी कि बशार अल असद अपने त्यारे में बैठकर कहीं चले गए हैं और त्यारा लापता हो गया। उसके बाद अगले दिन कोई एक आध न्यूज चैनल ने या यूट्यूब चैनल ने, मैं देख रहा था कि ये भी न्यूज दी कि बशार अल असद के त्यारे को हिट कर दिया गया और वो बंदा मारा गया। लेकिन फिर कल का जो दिन गुजरा है, यानी कि आप लोग सोमवार की बात कर लें, कल का जो दिन गुजरा है,
तो रशिया की तरफ से पैगाम आता है जिसमें ये पता चलता है कि बशार अल असद को रशिया ने पनाह दी है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग देख लीजिएगा कि ये बात क्लियर होगी इंशाल्लाह ताला कि जो बशार अल असद है वो आज से 8-10 दिन पहले मुल्क छोड़कर फरार हो चुका था। उसको इस चीज का इल्म हो गया था कि अब रशिया ने मेरे से हाथ खींच लिया है, अब ईरान ने मेरे से हाथ खींच लिया है। और एक तुर्की जरूर आया था जो नहीं था चाहता कि बशार अल असद की हुकूमत जाए। वो किस वजह से नहीं था चाहता ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अब भी अगर सबसे ज्यादा कोई मुल्क अफसोस में होगा तो वो तुर्की होगा कि ये जो बागी हैं ये किस तरह हुक्मरान बन गए या इन्होंने किस तरह कब्जा कर लिया शाम के ऊपर। और तुर्की बिल्कुल भी सुकून में नहीं या बिल्कुल भी इस चीज में खुश नहीं होगा। और ना ही वो, मुझे ये लगता है कि जल्द इसकी हुक्मरानी जो वहां पर बागी हुकूमत बनाएंगे वो अब देखना ये है कि इलेक्शन करवाते हैं या कोई अपना निज़ाम। वैसे तो जो ये जुलानी साहब हैं इन्होंने ऐलान ये किया है कि हम वहां पर इस्लामी कानून नाफिज करने वाले हैं और इस्लामी हुकूमत बनाएंगे। अब देखना ये है कि तुर्की इसको कबूल करता है या नहीं करता। फिल वक्त जो सारी सूरत हाल है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुर्की इस चीज को कबूल करेगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अब वो वजह नाज़रीन ये है कि जो ये बागी ग्रुप अब नमूदार हुआ है ये कुर्द सारे हैं, ये सारे के सारे कुर्द हैं और इनकी एक बड़ी हिस्ट्री है जो जाकर सीधा मिलती है तुर्की के साथ। वो किस तरह से मिलती है इसके ऊपर हमारी एक वीडियो बन रही है, इंशाल्लाह आप लोग लाजमी वो देखिएगा। तो उसके बाद नाज़रीन कुछ होता है इस तरह का है कि 2011 में बशार अल असद के खिलाफ एक तहरीक शुरू होती है क्योंकि अवाम तंग पड़ चुकी थी। जो सा लॉलीपॉप देना था अवाम को 2-4 साल के लिए वो पूरा हो चुका। उसके बाद वही अपनी ज्यादतियां सब कुछ। तो फिर 2011 में इसके खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। उस बगावत के नतीजे में आप लोग हैरान होंगे कि इस बंदे ने अपने ही मुल्क का कितना बंदा मरवा दिया। तो अब नाज़रीन 2011 से 2025 के दरमियान इसने 1 लाख के करीब अपने मुल्क का बंदा मरवा दिया। 1 लाख के करीब। ये कुछ छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि किसी एक मोहल्ले में किसी हादसे में 2-4 लोग मारे जाए ना तो पूरे शहर में पता चल जाता है, पूरा शहर अफसोस करता है और उसके जनाजे में शामिल होता है। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों को मरवाया जा रहा है। मारने वाली कौम है अपनी ही हुकूमत। तो उसके बाद नाज़रीन फिर होता ये है कि 2011 में जब खाना जंगी शुरू होती है तो खाना जंगी के नतीजे में खाली लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, लोगों को उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा, चीजें ही नहीं है इलाज वाली। 3 से 4 लाख, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे फिगर आप लोग जाकर किसी भी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं, वहां आप लोगों को दिखाई देगा। 3 से 4 लाख 2011 में लोग खाना जंगी में मारे जाते हैं। 1 लाख बंदा वो होता है जो बशार अल असद अपनी फौज अपने इदारों के इस्तेमाल से मरवाता है। और 2011 में खाना जंगी में 3 से 4 लाख लोग, अगर यानी के 5 लाख के करीब। और मैं बहुत मरतबा आप लोगों को बता चुका हूं कि जो फिगर दिया जाता है ना वो बड़ा क्लोज करके, वो बड़ा हाथ खींच के वो फिगर दिया जाता है। वो फिगर ऐसे नहीं दिया जाता कि अगर 100 बंदा मारा गया तो 100 ही लिख दिया जाए, बड़ा अगर 100 बंदा मारा गया तो 10 लिखा जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। फिर नाज़रीन 2021 में अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए जब बशार अल असद ये देखता है कि अब किसी सूरत नहीं हो सकता कि मैं ये मुख्तलिफ तहरीकों के ऊपर काबू पा सकूं, ये बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने एक चीज नोट की है कि 1970 से पहले भी जब बशार अल असद के वालिद थे हाफिज अल असद, ये वहां के वजीर दाखिला थे, तब भी वहां पर फौजी हुकूमत थी। उसके बाद बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद बगावत करती हैं और ये कामयाब हो जाते हैं वहां पर हुक्मरानी करने में, हुकूमत बनाने में। उसके बाद भी वहां पर बगावतें होती रही हैं। जब 2000 में इसके वालिद हाफिज अल असद मर जाते हैं, अपनी मौत आम मरते हैं, कोई मतलब इनको मर्डर वगैरह नहीं इनका किया जाता। तो उसके बाद जब बशार अल असद की हुकूमत आती है तो इसकी हुकूमत में भी लोग वहां पर एहतजाज करते रहे हैं। यानी कि शाम यानी कि सीरिया वाले लोगों को 1 साल सुकून का नहीं मिला। तो फिर ये बंदा करता ये है कि 2021 में इलेक्शन करवाता है। वो इलेक्शन नाज़रीन सिर्फ नाम का होता है ताकि अवाम का गुस्सा ठंडा हो सके। और जो दूसरे ममालिक का, बड़े मुल्कों का प्रेशर था, जो अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर था, अक़वाम मुत्तहिदा की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस बंदे ने 2011 से 2015 के दरमियान जो अपने मुल्क के बंदे मरवाए उसमें इसने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए।
कीमियाई हथियार वो हथियार है, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दूं कि अगर दो मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है ना, तो कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, उसकी फौज के ऊपर कीमियाई हथियार ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर देता, वो उसको अपना लास्ट ऑप्शन रखता है। तो जंग के दौरान भी कीमियाई हथियार इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं किए जाते नाज़रीन, लेकिन यहां पे हो ये रहा है कि बशारुल असद अपनी ही अवाम के ऊपर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करता है। तो ये बंदा, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि तकरीबन 5 लाख का फिगर आता है जो इसने 2011 से 2015 के दरमियान अपनी अवाम को मरवाया। तो इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए फिर ये बंदा इस तरह से, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अक़वाम मुत्तहिदा इस वजह से इसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी लगा चुका था, इसका काफी ज्यादा जायदाद, इसकी प्राप्तियां वगैरह भी कब्जे में ले चुका था, इसके काफी बैंक अकाउंट्स भी ये कब्जे में ले चुका था। कई मालिक ने फिर इसके खिलाफ एहतजाज भी शुरू किया, कई मालिक ने इसकी प्राप्तियां अपने अपने मुल्कों में सील भी की, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ता भी नहीं ऐसे लोगों को। तो इसने जनाब इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में ये बंदा 95% लेकर फिर आ जाता है, तकरीबन 94-95% लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि जो बंदा लाखों की तादाद में अपनी आवाम को मरवा देता है, जिसके खिलाफ एहतजाज पर एहतजाज हो रहा है, बल्कि बगावतें, एक एहतजाज होता है एक बगावत होती है, दोनों में बड़ा फर्क है, तो बगावतों पर बगावतें हो रही हैं, वो बंदा दोबारा इलेक्शन करवाता है और 94-95% लेकर आ जाता है। तो फिर जिस तरह के ये इलेक्शन है वो आप अच्छे से समझ चुके हैं अब तक, खास तौर के ऊपर पाकिस्तानी। तो नाज़रीन ये जीत जाता है, लेकिन फिर अवाम नहीं बर्दाश्त करती इसको, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती अवाम इसको। अवाम को इस चीज का इल्म होता है कि ये किस तरह से इलेक्शन जीतता है, तो वो एहतजाज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इस दौरान अगर हम 2021 से 2023 तक की बात करते हैं तो बहुत से एहतजाज देखने के लिए आए, लेकिन ये एहतजाज तब कम हो गए जब इसराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद 2024 में 27 नवंबर से जो एहतजाज शुरू हुआ उसने इतना ज्यादा जोर पकड़ा कि बशारुल असद को अंदाजा हो चुका था कि अब बिल्कुल भी चांस नहीं है, अब अगर मैं शाम यानी कि सीरिया में रहता हूं तो फिर मैं मारा जाऊंगा। ये बंदा एहतजाज शुरू होने से 1 या 2 दिन बाद ही शाम यानी कि सीरिया को छोड़कर भाग चुका था। तो फिर जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वहां पर जो बागी ग्रुप है उसने कब्जा किया, बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान किया, अब वो हुकूमत बना रहे हैं। इसके ऊपर अमेरिका का भी बयान आ चुका है कि जिस तरह की आवाम हुकूमत चाहती है उस तरह की वहां पर हुकूमत बनाई जाए, और काफी मुल्कों ने इसके ऊपर बयान दे दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ मजीद चीजें इस तरह की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन कुछ मजीद चीजें इस तरह की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग इस तरह की चीजें होती हुई देखेंगे कि जो शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे ये अबू मोहम्मद जुलानी है, इनका तल्लक किससे है, इनका तल्लक किस ग्रुप के साथ है, और इनकी बैक के ऊपर कौन है, और ये क्या चाहते हैं, और इनके मकसद से या इनका जो भी मकसद आप लोग कह लें उससे तुर्की क्यों खौफजदा है, और तुर्की क्यों खुश नहीं है, जबकि बहुत से इस्लामी ममालिक इस तरह के हैं जो खुश हैं, लेकिन तुर्की क्यों खुश नहीं है कि अबू मोहम्मद जुलानी के ग्रुप ने कब्जा कर लिया शाम के ऊपर। ये बंदे से इस वक्त इतना तुर्की डरा भी क्यों हुआ है? सिर्फ तुर्की नहीं नाज़रीन, ईरान भी डरा हुआ है, इराक भी डरा हुआ है। अब इसकी वजह क्या है ये भी मैं इंशाल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊंगा। और खास तौर के ऊपर मैं बहुत से चैनल यानी कि सोशल मीडिया चैनल के ऊपर एक चीज देख रहा हूं कि इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया, ग्रेटर इसराइल जो उसने बनाना उसको पट्टी मिल गई। तो देखें यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि जो हदीस है उसको आप लोग उससे इनकारी कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, वो पूरी होनी है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि खाली एक इसराइल के मकसद को पूरा ना होने देने की वजह से आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक मुल्क को लाखों लोग वहां के मारे जा रहे हैं अपनी हुकूमत के लिए, और अगर उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है तो आप लोग कहें कि ये गलत हुआ है। और ये लाजमी नहीं है कि ये जो अब हुकूमत बनेगी इससे किसी मुल्क का मकसद पूरा हो जाएगा या ये हुकूमत उस मुल्क के आगे लेट जाएगी। तो ये चीजें आप लोग जो पता नहीं कब होनी है वो उन चीजों को आप लोग अभी ना उस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दें, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अब के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।